फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत का दूसरा मुकाबला है। पहला मैच पाकिस्तान से था जिसे भारत ने आसानी से जीत लिया। आज बांग्लादेश के खिलाफ टक्कर है। एक बार फिर अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, लेकिन फॉर्मेट छोटा है, इसलिए सावधान रहेगी भारतीय टीम। ये मैसेज बहुत ही क्लियर कट दिया जा चुका है खिलाड़ियों को। लेकिन क्या जीत का पंजा लगेगा? अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपराजेय है। लीग मैच थे, तीनों के तीनों मैच भारत ने जीते, यूएई से, ओमान से और पाकिस्तान से। उसके बाद सुपर 4 में फिर पाकिस्तान को हराया और अब आज लगेगा जीत का पंजा। यही भारतीय टीम की कोशिश भी होगी और ऐसा करने में ज्यादा दिक्कत उसे आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अपेक्षाकृत कमजोर है बांग्लादेश की टीम। इसी मैच के हवाले से बातचीत करेंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे कि श्रेयस अय्यर ने आखिर क्यों टेस्ट टीम से अपना नाम वापस ले लिया। सिलेक्शन से पहले ही कह दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। इसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से। एशिया कप सुपर 4 में आज भारत बनाम बांग्लादेश का मैच खेला जाना है। भारतीय समय के मुताबिक यह मैच रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अभी पॉइंट टेबल में एशिया कप के टॉप पर है। भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अभी तक अपराजेय रही है। जो बात अभी मैंने आपको बताई, भारतीय टीम जीत के साथ फाइनल का दावा मजबूत कर लेगी। यानी भारतीय टीम अगर बांग्लादेश को हराती है तो इसके बाद फाइनल की जब में उसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी। ये भी आज एक बड़ा लक्ष्य होगा भारतीय टीम के सामने। जिस स्टेचर के साथ भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में खेली है, जिस तरह के दबदबे के साथ खेली है, उसको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप सभी मैच उठाकर देखेंगे, चाहे वो यूएई का मैच हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैचेस हों या फिर ओमान का मैच हो, बड़ी ही कन्विंसिंग जीत अभी तक मिलती हुई आई है भारतीय टीम को। अगर कहीं किसी ने थोड़ा बहुत हिम्मत दिखाई भी तो वो ओमान की टीम ने दिखाई, वरना पाकिस्तान की टीम ने दोनों ही मैच में घुटने टेक दिए अपने। और उसके पहले यूएई की टीम को तो भारतीय टीम ने 5 ओवर के पहले ही मैच में हरा दिया था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट मैच और एक बड़ा मैच भारतीय टीम के लिए, लेकिन ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए भारतीय टीम को। ऐसा भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से दिखाई देता है। पलड़ा भी भारतीय टीम का काफ़ी भारी है। यानी अगर आप इन दोनों टीमों के बीच बात करेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच जो राइवलरी रही है, जो हिस्ट्री रही है, वो क्या कहती है, आंकड़े क्या कहते हैं, आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह से एक तरफा रहा है भारत का रिकॉर्ड। 17 मैच खेले हैं भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ, जिसमें से 16 मैच में उसको जीत मिली है। सिर्फ एक मैच ऐसा है जो बांग्लादेश की टीम ने जीता, वरना भारतीय टीम का बिल्कुल दबदबा जो है इस फॉर्मेट में बांग्लादेश की टीम पर साफ नजर आता है। दरअसल बांग्लादेश की टीम एक समय था जब काफ़ी अपसेट्स करने में माहिर मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि ये वो टीम है जो कभी भी उलटफेर कर सकती है। और इसकी शुरुआत हुई थी आज से ठीक 20 साल पहले, 2 दशक पहले। 2005 का साल था जब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था बांग्लादेश ने। उसके बाद 2007 में आपको याद होगा वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था, वहां बांग्लादेश की टीम ने भारत को हराया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक जो आंकड़े रहे हैं वो एक तरफा रहे हैं। उसके बाद से भारतीय टीम लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में अगर बांग्लादेश की टीम सामने पड़ी है तो उसको भारत ने बड़ी ही आसानी से हराया है। 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा जब भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। पहला मैच जो था वो बांग्लादेश से ही था मीरपुर में, और मैच कवर भी मैं कर रहा था। और काफ़ी उस मैच को लेकर हो हल्ला था कि 2007 में बांग्लादेश से हारकर भारतीय टीम बाहर हुई थी, तो काफ़ी हाइप था उस मैच का। लेकिन भारतीय टीम ने बहुत ही आसानी से, वीरू का सैकड़ा था उस मैच में, काफ़ी आसानी से भारत ने उस मैच को जीता था। उसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे जो भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें जब भी भारतीय टीम का सामना हुआ है बांग्लादेश से, बांग्लादेश को हार का ही मुंह देखना पड़ा है। लेकिन जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि छोटा फॉर्मेट है, सावधान रहना चाहिए। कहीं आप कॉम्प्लेसेंट हुए, कहीं आपने थोड़ी सी अनदेखी की, नज़रअंदाज किया चीज़ों को, तो चीज़ें हाथ से फिसल जाती हैं। इसीलिए सबसे पहला जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है भारतीय टीम का कि प्लेइंग 11 में कहीं कोई एक्सपेरिमेंट जैसी चीज दिखाई नहीं देगी। संभवतः आपको वही प्लेइंग 11 दिखाई देगा जो पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ देखा था। संभावित 11 दिखा दीजिए आज के मैच में भारतीय टीम का क्या रहने वाला है। जो हमको समझ में आता है कि भारतीय टीम बदलाव के साथ नहीं जाएगी। यहां सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर आपको दिखाई देंगे, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती। यानी
एक बार फिर एक हेवी स्पिन अटैक के साथ भारतीय टीम जाएगी, जहां कुलदीप यादव हैं, जहां वरुण चक्रवर्ती हैं, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल को आप एक ऑलराउंडर के तौर पर देखते हैं और एक बार फिर हार्दिक पांड्या के रहने से सूर्य कुमार यादव को वो लग्जरी मिलेगी कि वो अपनी टीम में सिर्फ एक फास्ट बॉलर यानी जसप्रीत बुमराह के साथ जा रहे हैं। दूसरे फास्ट बॉलर का रोल हार्दिक पांड्या निभाएंगे और अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही सूझबूझ के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया भी है। बल्लेबाजी की अगर आप बात कर लें तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने जिस तरह से पिछले मैच में पाकिस्तान की धुनाई की थी, पहले 10 ओवर में ही भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित कर दी थी, वो 11 के आसपास के रन रेट से रन बनाए थे। और फिर तिलक वर्मा ने तो शाहीन शाह अफरीदी को जो शॉट खेला उस पर गावस्कर ने कहा, मतलब कोई और खिलाड़ी कहता तो शायद थोड़ा आप सोचते, लेकिन गावस्कर ने कहा कि तिलक वर्मा का वो जो शॉट था शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर, ऐसा लगा ही नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि किसी प्रैक्टिस के दौरान नेट में कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो, जिस तरह से बल्लेबाजी की। तो बहुत मजबूत टीम है, यही वजह है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम है, यही वजह है कि आईसीसी की रैंकिंग में T20 की नंबर 1 टीम है और अभी तक अपनी साख के मुताबिक खेली है, अभी तक अपने दमखम पर खेली है। और इसीलिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आपका रेपुटेशन हो कि आप वर्ल्ड चैंपियन टीम है, नंबर 1 टीम है, तो आपको उस रेपुटेशन को ध्यान में रखकर खेलना होता है। वो रेपुटेशन अभी तक भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छी तरह दिखाई है, बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से भारतीय टीम खेली है। 2 मैच खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट, 1 मैच 7 विकेट से जीता और 1 मैच 6 विकेट से जीता। तमाम हरकतें भी हुई मैच के दौरान पाकिस्तान की टीम की तरफ से, लेकिन भारतीय टीम ने बड़ा ही कूल माइंड से, कूल हेडेड तरीके से उस चीज को हैंडल किया। भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच हैं जो रेयान टेंडेशखाटे, वो जब इस मैच से पहले यानी बांग्लादेश के मैच से पहले मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा ये बात कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपने बिहेवियर को लेकर, अपने बर्ताव को लेकर काफी अच्छा सेंसिटिव अप्रोच दिखाया। और यही वजह है कि जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं, आपको पता है कि आप मैदान में मैच खेलने के लिए उतरे हैं, मैच जीतने के लिए उतरे हैं, आप अपनी कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से परफॉर्म भी करते हैं। क्या कहा रेयान टेंडेशखाटे ने वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जिस तरह की हरकतें हुई, भारतीय खिलाड़ियों के लिए आपा खोना आसान था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने परिपक्वता दिखाई और अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उन्हें पता था कि वो मैदान में क्या करने के लिए आए हैं और वो काम उन्होंने जीत हासिल करके पूरा किया। भारतीय खिलाड़ी मैदान में अपने आचरण को लेकर काफी संतुलित हैं, ये कहना है रेयान टेंडेशखाटे का, जो असिस्टेंट कोच हैं भारतीय टीम के। और कुल मिलाजुलाकर लब्बो-लुआब यही कि भारतीय टीम जानती है कि मुकाबला चाहे यूएई से हो, मुकाबला चाहे ओमान से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या किसी भी टीम से हो, भारतीय टीम मैच में सिर्फ एक लक्ष्य के साथ जाती है और वो लक्ष्य है जीत हासिल करना। उस दिशा में जो सही तरीका होता है, उसके लिए जिस तरीके का अप्रोच चाहिए होता है, जिस तरह का माइंडसेट चाहिए होता है, वो सब कुछ भारतीय टीम के पास है और भारतीय टीम लगातार वो दिखाती रहती है। हालांकि जो विरोधी टीमें हैं उनकी तरफ से कई बार बड़बोलापन देखने को मिला है, पाकिस्तान की टीम की तरफ से मिला था, उसका जवाब सामने है। 7 विकेट से हारे, 6 विकेट से हारे। अब थोड़ा सा बड़बोलापन बांग्लादेश की तरफ से भी मिला है। बांग्लादेश के जो कोच हैं, हालांकि मूलतः वेस्टइंडीज से खिलाड़ी हैं अपने समय के, लेकिन बांग्लादेशी कोचिंग करते हैं, फिल सिमंस नाम है, उन्होंने कुछ बड़ी बात कही है। उनका वो बयान दिखाते हैं, हालांकि वो बयान जो है वो किसी बड़बोलेपन जैसा ही लग रहा है, लेकिन वो बयान आपको दिखाते हैं, फिर उस पर बातचीत करेंगे। इस भारतीय टीम को मात देने की क्षमता हर टीम के पास है। अब ये पहला ही स्टेटमेंट जो है वो बड़ा एक बड़बोलेपन का मामला है। इसमें ये खेल के दिन 3.5 घंटे अच्छे प्रदर्शन पर निर्भर है। हम सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं कि हम भारत की कमजोरियों को खोज सकेंगे। ये कहना है फिल सिमंस, कोच बांग्लादेश के जो है उनका। अब यहाँ पर समस्या यही तो है कि भारतीय टीम की कमजोरियां जो है वो बहुत कम है। पिछले मैच में कमजोरियां दिखाई दी थी जब कुछ कैचेस छूटे थे, लेकिन उसका भी फायदा उठा नहीं पाई पाकिस्तान की टीम। जो पाकिस्तान की टीम पहले 10 ओवर में 91 रन बना चुकी थी, लग रहा था कि शायद वो 200 के आसपास पहुंच जाएंगे और उनका जो बॉलिंग अटैक है, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, इस तरह के गेंदबाजों के दम पर वो भारतीय टीम को थोड़ा बहुत चैलेंज करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि वो कैच छोड़ने के बाद भी, इतने सारे खिलाड़ियों को जीवन दान मिलने के बाद भी जो स्कोर पहुंचा वो 171 रन तक ही पहुंचा। और फिल सिमंस ने सही कहा,
वो ये गलत नहीं कह रहे कि जो 3.5 घंटा अच्छा खेलेगा तो भारत को हराया जा सकता है, लेकिन सवाल यही तो है कि 3.5 घंटा अच्छा खेले तो कोई, और फिर आप अपनी टीम के अच्छे परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सकते हैं, आप ये तस्दीक कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी टीम अच्छा खेले, लेकिन आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि भारतीय टीम खराब खेले? भारतीय टीम खराब क्रिकेट इस वक्त जिस तरह की T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ मतलब धरती पलट जाए टाइप वाला मामला है कि भारतीय टीम हार जाए, वरना भारतीय टीम इस वक्त बहुत सॉलिड है, बहुत रॉक सॉलिड है। जिस तरह की बैटिंग उसके पास है, जिस तरह की बॉलिंग उसके पास है, और T20 के जिस तरह के स्पेशलाइज्ड खिलाड़ी उसके पास हैं, वरना शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे जिस तरह से पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने चौका लगाया, उसके बाद दूसरे मैच में पहली बॉल पे जिस तरह से छक्का लगाया, आप वो टेम्परामेंट लाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सही बात है कि क्रिकेट का खेल है, कोई भी टीम जीत सकती है, हार सकती है, और T20 का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट बहुत ही एक तरीके से जोखिम भरा होता है, क्योंकि छोटी टीमें भी कई बार उलटफेर कर देती हैं, लेकिन उस उलटफेर का शिकार भारतीय टीम को बनाना ये बड़ी बात है। पाकिस्तान की टीम होती तो एक बार माना जा सकता था, क्योंकि 2022 ज़्यादा पहले अगर ना भी जाएं, 2022 से ही बात करें तो मुझे जो अभी तुरंत फौरन याद आ रहा है उसमें जिम्बाब्वे ने हराया है, बड़ी कमज़ोर टीम है पाकिस्तान के मुकाबले देखा जाए तो। यूएसए ने सुपर ओवर में हराया है, हालांकि यूएसए की टीम ने भी सुपर ओवर में जब हराया था तो मुकाबला बराबरी का था, लेकिन उसके बाद टेंस सिचुएशन में, सुपर ओवर यानी अपने आप में एक टेंस सिचुएशन है, ऐसा माना जाता है कि कमजोर टीमें फंबल करती हैं, जिनके पास अनुभव नहीं होता वो गड़बड़ियां करता है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान की टीम हारी थी। तो और फिर अभी एक ट्रायंगुलर सीरीज चल रही थी जिसमें अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान थे। पाकिस्तान ने वो ट्रायंगुलर सीरीज जीती, लेकिन लीग मैच में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को हराया था। तो वो T20 फॉर्मेट जोखिम भरा है, उलटफेर हो जाता है यहां पर, लेकिन भारत के साथ होगा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सावधानी जरूर भारतीय टीम पूरी बरतेगी इस मैच को लेकर, क्योंकि आज जो है उसको जीत का पंजा लगाना है, फाइनल में अपनी जगह को जो है वो और मजबूत कर लेना है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जिसकी जीत का खाता खुला फाइनली सुपर 4 में, क्योंकि सुपर 4 में पहुंच तो गए थे, लेकिन वहां पर पहले ही मैच में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की जीत का खाता खुला सुपर 4 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया था 134 रन यानी 134 रन का टारगेट, और 5 विकेट खोकर 18 ओवर में पाकिस्तान ने यह जीत हासिल की। फिलहाल पॉइंट टेबल में अब पाकिस्तान की टीम दूसरे नंबर पर आ गई है। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था आपको याद होगा, और पहला मैच जो है वो भारत और पाकिस्तान का जब था जिस दिन, उसके बाद ही ये चर्चा हो रही थी कि अगर संभावनाएं बन गई तो संभवतः ये भी हो सकता है कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के 3 मैचेस देखने को मिले। अभी तक 2 मैचेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक मैच हो सकता है आपको फाइनल में भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच दिखाई दे। उसकी वजह भी बड़ी सीधी है, अगर आप एशिया कप में जितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर आईसीसी की रैंकिंग के लिहाज से अगर बात करें, पहले नंबर पर भारत की टीम है। उसके बाद जो दूसरी टीम है वो पाकिस्तान की ही है, लेकिन वो जो रैंकिंग है उसकी वो है नंबर 7, यानी पहली पायदान और 7वें पायदान के बीच का जो फर्क है वो फर्क टीम के परफॉर्मेंस में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी टीमें, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ओमान हो, ये यूएई हो, ये टीमें रैंकिंग्स में और भी नीचे हैं। तो जो 2 टीमें कागज पर या कह लें कि रैंकिंग में सबसे मजबूत दिखाई देती हैं, भले ही उनमें गैप बहुत ज़्यादा है, उस पर सूर्या ने बयान भी दिया है, वो भी अभी आपको जिक्र करूंगा उस बयान का भी, लेकिन यही 2 टीमें हैं जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद फाइनल खेलें, और इसीलिए अब जो कम से कम फाइनली पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को हराकर नंबर 2 की पोजीशन जो है हासिल कर ली है, लेकिन अभी उसका फाइनल बिल्कुल पक्का नहीं है। ये अभी जो है जब मैचेस, अभी एक मैच और खेलना है पाकिस्तान को, उस मैच में भी जीत हासिल करनी होगी, और फिर बैठ के ये भी इंतजार करना होगा कि भारतीय टीम भी अपने मैच जीतती रहे, ताकि जो मुकाबला है वो फाइनल में इन दोनों टीमों के बीच हो। अब बात कर लेते हैं सूर्या के उस स्टेटमेंट की, जहां उन्होंने कहा था कि अगर कोई टीम 15-20 मैच खेल रही है, 2 टीमें 15-20 मैच आपस में खेल रही हैं, और एक टीम 6-7 मैच जीतती है, दूसरी टीम 6-7 मैच जीतती है, तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ मुकाबला बराबरी का है। लेकिन अगर 13-1 या 10-1 का रेशियो चल रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि कोई राइवलरी ही नहीं है। और ये बात पहले सौरव गांगुली ने कही थी, उसके बाद सुनील गावस्कर ने कहा कि हम 60 के दशक से पाकिस्तान की टीम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी टीम कभी नहीं देखी, ये पाकिस्तान की टीम नहीं, ये पोपटवाड़ी की टीम है, ये गावस्कर ने कहा था। तो अब वो पाकिस्तान की टीम को तय करना है कि इस
एशिया कप में अभी जो मैचेस बचे हैं उसमें वो किस तरह का परफॉर्मेंस करती है, जिससे कम से कम फाइनल में उसकी जगह पक्की हो, ताकि वो रैंकिंग के लिहाज से भी, एक्सपीरियंस के लिहाज से भी वो इस फॉर्मेट में अगर नंबर 7 की टीम है तो मतलब बाकी टीमों से बेहतर टीम है, भारत से नहीं, तो कम से कम वो फाइनल तक की जगह तय करे। एक कदम बढ़ाया है पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को वहां पर हराकर। ये अपडेट तो हो गई एशिया कप की। अब एशिया कप से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और आपको बताते हैं खबर भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हुई, और वो जुड़ी हुई है श्रेयस अय्यर से। पिछले दिनों लगातार श्रेयस अय्यर जो है वो चर्चा में रहे हैं, क्योंकि जब टीम सिलेक्शन हुआ उनका नाम नहीं आया तो हुआ कि भाई उन्होंने इतने रन्स किए, उस पर उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है। फिर उनको इंडिया ए के लिए टीम में चुना गया, कप्तानी सौंपी गई, और फिर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो मैचेस चल रहे हैं उसमें रेड बॉल मैचेस जो चल रहे हैं उसमें उनको जगह दी गई, उसमें उनको खेलना था। बहुत जल्दी पहला मैच उन्होंने खेला, बहुत जल्दी आउट भी हो गए थे, मेरे ख्याल से दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे थे, 6 रन शायद उन्होंने बनाए थे जहां तक मुझे याद है। और अब खबर यह आई है कि उन्होंने खुद से ऑप्ट आउट किया है टेस्ट क्रिकेट से। उन्होंने सेलेक्टर्स से कहा है कि उनको अब जब ये एशिया कप के बाद वेस्ट इंडीज़ की सीरीज जो होनी है उससे उनको टीम में उसके लिए कंसीडर ना किया जाए। और ये जो ब्रेक लेने का फैसला है, वो ब्रेक लेने का फैसला उन्होंने अजीत अगरकर को, जो चीफ सेलेक्टर हैं बीसीसीआई के, उनको बता भी दिया है। श्रेयस अय्यर की कमर में दर्द है और इसी दर्द की वजह से उन्होंने जो मैच था, दूसरा मैच, पहला मैच मैंने आपको बताया, दूसरा मैच जो है चल रहा है अभी, जहां पर ध्रुव जुरेल को कप्तानी सौंपी गई, क्योंकि ध्रुव जुरेल वाइस कैप्टन थे टीम के, और जब श्रेयस अय्यर को समस्या हुई, श्रेयस अय्यर ने ब्रेक लिया, श्रेयस अय्यर वापस लौट गए, तो उसके बाद फिर तय हुआ कि ध्रुव जुरेल कप्तानी करेंगे। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उन फैंस के लिए श्रेयस अय्यर के, जो लगातार श्रेयस अय्यर को लेकर बैक कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई उनको खेलना चाहिए, उनका सिलेक्शन टीम में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी जब ऑस्ट्रेलिया ए के बाद जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वहां आपको श्रेयस अय्यर 100% दिखाई देने वाले हैं, तब ये खबर आई कि उन्होंने खुद से ऑप्ट आउट किया, उन्होंने खुद से ये जानकारी दी अजीत अगरकर को कि उनके बैक में प्रॉब्लम है और वो अब कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। अब ये ब्रेक कितना लंबा होने वाला है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यानी NCA, जहां पर भारतीय क्रिकेटर्स जब उनको कोई इस तरह की तकलीफ होती है तो वहाँ पर उनका प्रॉपर एक एग्जामिनेशन होता है, वो सब कुछ होगा, उससे पता चलेगा कि वो जो दर्द है, ये दर्द पहले भी रहा है श्रेयस अय्यर को, इस दर्द से वो पहले भी परेशान होते रहे हैं। तो वो जो चोट की, तकलीफ की जो गंभीरता है, एक बार वो गंभीरता पता चल जाए, उसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, कहीं किसी सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है, अब ये सब कुछ अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फ़ैन, जैसा मैंने कहा, डिसअपॉइंटमेंट उन फैंस के लिए जिन्होंने श्रेयस अय्यर को लेकर काफ़ी बैक किया था और जो चाहते थे कि श्रेयस अय्यर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापस देखा जाए। उम्मीद करते हैं श्रेयस अय्यर जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह के चैंपियन खिलाड़ी हैं, बहुत जल्दी ही इस तकलीफ से, इस दिक्कत से बाहर निकलेंगे और टेस्ट क्रिकेट में आप उनको देख सकेंगे। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हम सब जानते हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ी से पूछ लीजिए, टेस्ट क्रिकेट ही वो फॉर्मेट है जहां पर आप अगर बड़े खिलाड़ी हैं, अगर आप अपने आप नाम के साथ ग्रेट जैसे शब्द लगाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में करनी पड़ती है। वरना T20 फॉर्मेट में और वनडे फॉर्मेट में खेलकर बहुत सारे अच्छे रन बनाकर भी आपको उस तरह से गंभीरता से कम लिया जाता है जो स्टेचर आपको टेस्ट क्रिकेट देता है। तो इंतजार रहेगा श्रेयस अय्यर का कि श्रेयस अय्यर के बारे में जो भी उनकी फिटनेस को लेकर अपडेट आए। बहरहाल ये तय हो चुका है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसमें वो अवेलेबल सिलेक्शन के लिए नहीं है। क्रिकेट फैंस के लिए एक और दुखद खबर है, और वो दुखद खबर ये है कि बड़े ही लोकप्रिय, बड़े ही जाने माने अंपायर थे डिकी बर्ड, उनका निधन हो गया है। और बड़ी मतलब जब भारतीय क्रिकेट टीम में अगर आप उस एरा में जाएंगे जहां सुनील गावस्कर और उनके साथ के खिलाड़ी जब हुआ करते थे, उस दौर के अंपायर रहे, और यॉर्कशायर जो काउंटी है उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई। बर्ड ने 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में अंपायरिंग की थी, और बड़ी बात यह है कि इसमें से 3 बार उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में भी अंपायरिंग की थी। बड़े ही सम्माननीय, बड़े ही सुनील गावस्कर ने शोक व्यक्त किया, जो मैं बता भी रहा था अभी आपको कि सुनील गावस्कर के एरा में जब भारतीय टीम क्रिकेट खेला करती थी उस दौर में भारतीय टीम के चहेते अंपायर्स में से रहे, और बड़ा सम्मान था, बड़ी शोहरत थी उनकी, लोकप्रिय थे खिलाड़ियों में, बड़ा उनका वो था। एक किस्सा भी मुझे बल्कि याद आया, गावस्कर बताया करते थे कि एक मैच था 70s में जहां पर वो बैटिंग कर रहे थे और गावस्कर का बाल जो है बार बार उनकी आंख के सामने आ रहा था, तो उन्होंने जाके
जाके डिकी बर्ड से कहा कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो जिस कैंची से गेंद की सिलाई, अगर कभी आप देखते होंगे वो जो लेदर की बॉल में सिलाई होती है, वो अगर कहीं कुछ बिगड़ जाती है, कुछ उखड़ जाती है, तो कई बार उसको कैंची से ट्रिम किया जाता है। उसी कैंची से उन्होंने सुनील गावस्कर का वो बाल काटा था और उसके बाद सुनील गावस्कर ने बैटिंग की। तो बड़ा अच्छा एक रेपुटेशन था खिलाड़ियों के साथ, बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी खिलाड़ियों के साथ, और जो रेस्पेक्ट अंपायर की होनी चाहिए मैच में, वो रेस्पेक्ट उनको पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स से मिली। और इसका सबसे बड़ा जो एक तरीके से सबूत कह सकते हैं वो यही है कि 3 बार वो वर्ल्ड कप के फाइनल में रहे। अब फिलहाल 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो उनको दुनिया की तरफ से, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। उसमें सुनील गावस्कर का भी किस्सा हमने शामिल किया। हमारी तरफ से भी डिकी बर्ड को श्रद्धांजलि और विनम्र श्रद्धांजलि। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MBH का जल्दी और जीरा सिप, MBH का जल्दी और जीरा सिप।